हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कैपिटल गेन हेड के इलस्ट्रेशन। हमने पिछले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर कर लिया है और आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। पर दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करने से पहले एक लॉ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज। तो क्या होता है ये, क्यों होता है ये, कैसे होता है ये जानते हैं पहले और फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्योंकि बिना इस कॉन्सेप्ट को जाने हम इलस्ट्रेशन जो 6 है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज। Any transfer of a capital asset in a transaction of reverse mortgage under a scheme made notified by central government under section 47(16). ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि जब भी रिवर्स मॉर्टगेज के केस में अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे पढ़ते हैं कि रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम होती क्या है। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम Reverse mortgage scheme is for the benefit of senior citizen who own a residential house property। यानी ये किसके लिए बना है? उन लोगों के लिए बना है। ये लॉ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के बारे में। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम ओल्ड पीपल के लिए बना है जिनके पास एक घर है और वो चाहते हैं कि मैं इस घर के बेस पे एक लोन लूँ और मैं जब मर जाऊँ तब ये घर बैंक वाले किसी को भी बेच के अपना कर ले, मेरा काम इसमें हो जाए कंप्लीट, है ना। तो देखो, रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन हु ओन अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर एग्जिस्टिंग इनकम दे कैन मॉर्टगेज देयर हाउस प्रॉपर्टी विद अ शेड्यूल बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन रिटर्न फॉर ए लम्प सम अमाउंट और फॉर अ रेगुलर मंथली क्वार्टरली एनुअल इनकम। यानी कि जो बूढ़े लोग हैं वो अपना घर गिरवी रखकर या तो लमसम में का अमाउंट ले लेते हैं या तो फिर वो क्या करते हैं, मंथली जो है वो अमाउंट इनके पास आता रहता है, बैंक इनको मंथली अमाउंट देता रहता है। द सीनियर सिटीजन कैन कंटिन्यू टू लिव इन द हाउस एंड रिसीव रेगुलर इनकम। वो घर पे रह भी सकते हैं और उनकी रेगुलर इनकम भी आते रहती है। द विदाउट द बॉदरेशन ऑफ हैविंग टू पे बैक द लोन। अब उनको लोन को पे बैक नहीं करना। क्यों पे बैक नहीं करना? क्योंकि घर तो बैंक के पास ही है ना, तो बैंक उसको बेच के आपका पैसा वापस, है ना। द लोन विल बी गिवन अप टू से 60% of the value of residential house property mortgage. Also, the bank housing finance would undertake a revaluation of the property once every 5 years. The borrower can use the loss amount for लोन के अमाउंट यूज़ कर सकता है रिनोवेशन, एक्सटेंशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फैमिली का मेडिकल, इमरजेंसी, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। खाली स्पेकुलेटिव और ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो ये क्या था, ये बताया कि भाई होता क्या है, ये रिवर्स मॉर्टगेज होता क्या है ये बता रहा है, ये लॉ नहीं बता रहा है ना। अभी देखो ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज लोन। अगर लोन जो है वो डिसबर्स होता है डायरेक्टली टू द रिवर्स मॉर्टगेजर तो 20 साल तक का जो है वो आपको मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन होता है। और जहाँ पर लोन डिसबर्स होता है पार्ट और इन फुल टू एन्यूटी सोर्सिंग इंस्टीट्यूशन, तो जब तक वो बोरोवर का रेसिडुअल लाइफ रहता है तब तक के लिए उसको पैसा मिलता है। अब बैंक को लोन रिकवर कैसे करेगा? बैंक रिकवर करेगा लोन को डेथ के बाद अब वो घर को बेच देगा तो सबसे पहला मौका दिया जाएगा लीगल हेयर को मौका दिया जाएगा। लीगल हेयर अगर खरीदना चाहे तो वो लोन और इंटरेस्ट को रीपे करके वापस से घर खरीद सकता है। अगर लीगल हेयर नहीं खरीदना चाहे तो थर्ड पार्टी को बेच देते हैं और अपना पैसा इन लोग रिकवर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों यहाँ पर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। और रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में कोई एसेट अगर ट्रांसफ़र होती है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता और उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। अब देखो, मिस्टर अभिषेक सीनियर सिटीजन मॉर्टगेज इज रेसिडेंशियल हाउस विद अ बैंक। इन्होंने क्या किया, मॉर्टगेज रख लिया अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। ही वॉज गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इन मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली पेमेंट उनके पास आ रही थी। मिस्टर अभिषेक डिड नॉट रीपे द लोन ऑन मैच्योरिटी एंड हैंस गिव पोजीशन ऑफ हाउस टू द बैंक। अब मिस्टर अभिषेक जो है वो तो रिटायर हो चुके हैं, सीनियर है, तो अभी वो लोन को पे नहीं कर पाए तो क्या हो गया, वो अपने घर का पोजीशन बैंक को दे दिए। टू डिस्चार्ज हिज
loan. How will the treatment of long term capital gain be on such reverse mortgage transaction? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपसे पूछा है. तो सेक्शन नंबर 47(16) provides that any transfer of capital asset in a transaction of reverse mortgage scheme shall not be considered as a transfer for the purpose of capital gain. Accordingly, the mortgaging of residential house with bank by Mr. Abhishek will not be regarded as a transfer. Therefore, no capital gain will be charged on such transaction. है ना. और फर्दर सेक्शन 1043 क्या बोलता है कि जो भी अमाउंट इनको मिला है, किनको मिला है, सीनियर सिटीजन को, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है इनकम टैक्स, यानी जो भी अमाउंट मिला है वो उसकी इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा. देयरफॉर द मंथली इंस्टॉलमेंट जो उसको मिल रही थी अभिषेक को, वो भी टैक्सेबल नहीं होती है ना. तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 का. अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में. इलस्ट्रेशन नंबर 7, एग्जामिन विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स खेलना है हमको. चलिए खेलते हैं ट्रू और फॉल्स. Alienation of a residential house in a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government is treated as a transfer for the purpose of capital gain. False. अभी हमने पढ़ा कि सेक्शन नंबर 47(16) में ऐसा जो स्कीम रहता है तो उसको जो है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में उसको ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं, है ना. तो पहला हो गया फॉल्स. फिर आता है दोस्तों ज़ीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर. तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर मैं एक बार सर्च मारता हूँ, आपको दिखाता हूँ. 242A, ये देखो सेक्शन नंबर 242A क्या बोलता है. पीरियड ऑफ होल्डिंग. अगर कोई भी आपके पास सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये तीनों के केस में अगर 12 महीने या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, है ना. और अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये दोनों के केस में 24 महीना है. 24 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और 24 महीने से अगर ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. ठीक है. फिर 36 महीना या उससे कम है कौन, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट, यानी 3 साल. 3 साल या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म और 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल से ज़्यादा है तो हो जाएगा ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स. ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब हम वापस चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर कौन से में थे हम, 6, 7. देखो सेकेंड पॉइंट बोलता है जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. हाँ बिल्कुल सही है. अभी हमने देखा कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो अगर 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, है ना. तो अगर ट्रू, सेक्शन 242A डिफाइन द टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अंडर द proviso to section 242A. Zero coupon bond held for not more than 12 months will be treated as short term capital asset. Consequently, such bond held for more than 12 months will be a long term capital asset. बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको ट्रू कर देंगे. थर्ड बोलता है जीरो कूपन बॉन्ड means a bond on which no payment and benefit are received or receivable before the maturity or redemption. जीरो कूपन बॉन्ड में मैच्योरिटी या रिडम्पशन के पहले कुछ भी नहीं मिलता है. तो हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू. एज पर सेक्शन 248, जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड issued by any infrastructure company
और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ शेड्यूल बैंक ऑन और आफ्टर 1st June 2005 in respect of which no payment and benefit is received or receivable before the maturity or redemption from such issuing entity and which the central government may notified in this behalf, है ना। तो ये दोस्तों हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर 8, मिस्टर ए कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 50,000 इन जून 2004 इनटू स्टॉक इन ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 23। यानी इन्होंने क्या किया, अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में। कैपिटल एसेट की वैल्यू जून 2004 में 50,000 थी और स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कब किया है इसने? नवंबर 23 को इसने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। ठीक है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन 4,50,000। जब कन्वर्ट हुआ तब 4,50,000 रुपये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। द स्टॉक इन ट्रेड वॉज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 6,50,000 इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 24। सितंबर 24 में ये बेच रहा है 6,50,000 रुपये में। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट? अभी टैक्स तो इसमें लगेगा, आपको भी पता है। ठीक है। अब मेरा सवाल है इस पे दो सवाल है। पहला, क्या कैपिटल गेन आएगा, और दूसरा, क्या बिजनेस इनकम आएगी? आंसर इज हाँ, दोनों आएगा। कैपिटल गेन भी आएगा और बिजनेस इनकम भी आएगी। देखो, दोनों इनकम टैक्सेबल उस ईयर में होती है जब हम उस स्टॉक को सेल करते हैं। तो स्टॉक को सेल कर रहे हैं 24-25 में, तो दोनों इनकम 24-25 में टैक्सेबल होने वाली है। रही बात कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है सेल वैल्यू वो है फेयर मार्केट वैल्यू जो 4.5 लाख की है वो लेनी होगी। माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में जून 2004 में 50,000 रुपये का था, तो 50,000 यहाँ पर 113 के बराबर है। देखो CII देखो 113 है ना। और ईयर कन्वर्ट कब हुआ था? ये 23-24 में कन्वर्ट हुआ था, तो 23-24 का लेंगे। जिस साल कन्वर्ट होता है उस साल का इंडेक्स लेते हैं। ठीक है। और जिस साल बेचा जाता है उस साल टैक्स लगाते हैं। ठीक है। ये आपको वर्डिंग ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। तो देखो दोस्तों, जब मैं कैलकुलेट करूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू 4.5 लाख का है और मेरा जो 50,000 का इंडेक्स था उसको मैंने डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई बाय 348 करके उसका इंडेक्स वैल्यू निकाल लिया 153,982। दोनों को माइनस किया तो मेरा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ईजी। अब अगर मैं निकालना चाहूँ बिजनेस इनकम, तो वो तो और भी ईजी है। जितने में बेचा सेल वैल्यू 6,50,000 और जो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू था 4,50,000, वो दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा 2 लाख रुपए का आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 296,018। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है इस पे टैक्स लगता है जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। देखो यहाँ पर नोट भी लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्सेशन द CII ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड शुड बी कंसीडर। यानी जिस साल एसेट कन्वर्ट होती है उस साल का CII लेते हैं और जिस साल वो एसेट बिकती है उस साल पे टैक्स लगता है। सिंपल। और इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। फिर हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है वो बात करता है डेप्रिसिएशन के ऊपर। पर डेप्रिसिएशन पे बात करने से पहले इसके एक लॉ को मैं जो PGBP में आपको पढ़ाया था मैं उसको वापस से ओपन कर देता हूँ, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये रहा, इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट, जब हम एसेट बेचते हैं तो अगर हम फुल ब्लॉक बेच देते हैं, आपको पता होगा PGBP में ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन लगता है, तो अगर मैं फुल ब्लॉक को बेच दे रहा हूँ और कोई भी एसेट बच नहीं रही है, देखो यहाँ लिखा है फुल ब्लॉक सेल नो एसेट रिमेनिंग। अब इस केस में क्या होता है, जब कोई भी एसेट आपके पास नहीं बचती है तो आपको कोई डेप्रिसिएशन तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि एसेट बची ही नहीं ब्लॉक में। अब या तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ सकता है या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है। कैसे? देखो, अगर आपका WDV 4 लाख है
और आपका सेलिंग प्राइस 3 लाख है, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया। अगर आपका WDV 4 लाख है और सेलिंग प्राइस 5 लाख है, यानी आप WDV से ज़्यादा में बेच रहे हो, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप पार्ट ब्लॉक बेच रहे हो और आपके पास एसेट अभी भी ब्लॉक में रिमेनिंग है, तो क्या, तो देखो दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आपके पास अभी भी WDV बचा है माइनस करने के बाद, देखो अगर आपका WDV था 4 लाख, आपका सेलिंग प्राइस है 3 लाख, तो अभी भी WDV बचा है 1 लाख का, तो वो उस पर एप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। पर अगर आपका WDV 4 लाख था, ठीक है, आपका WDV 4 लाख 4 मशीन का था, ठीक है, आपने 3 मशीन को ही 5 लाख में बेच दिया, तो आपके पास मशीन तो पड़ा है पर WDV खत्म हो गई। अब WDV तो है आपका, तो 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इस केस में। बहुत ईजी है, WDV आपका कम था, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा था WDV से, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत मैंडेटरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 9, सिंघानिया एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप ओन 6 मशीन। इनके पास 6 मशीन थे, सारे बिजनेस पे लगे हुए थे। द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज चार्ज एट द रेट 15%, बहुत बढ़िया। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस मशीन आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 was 8,50,000, यानी डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड करने के बाद, माइनस करने के बाद, जो प्रीवियस ईयर 23-24 का जो बैलेंस था वो था 8,50,000, यानी इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। 3 of the old machine were sold on 10th June 2024 फॉर 11 लाख। 6 मशीन था जिसमें से 3 ही मशीन हम लोग बेचे हैं, और कितने में बेचे हैं, 11 लाख रुपए में। सेकेंड हैंड प्लांट वॉज बॉट फॉर 8,50,000 ऑन 30th November 2024। अब एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग WDV, प्लस करते हैं जो एडिशनल परचेस हमने की है वो, और माइनस करते हैं सेल वैल्यू, फिर देखते हैं कि WDV बची है कि नहीं बची है। तो देखो बहुत ईजी है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, देखो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ओपनिंग बैलेंस जो हम लोग ने देखा अभी, वो है हमारा 8,50,000, है ना। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, 8,50,000 दिया है। फिर हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, वो भी 8,50,000 का खरीदा, तो मैंने ऐड कर दिया परचेस ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट 8,50,000, मेरा टोटल हो गया 17 लाख। और मैंने एसेट को कितने पे बेचा है, सेल कंसीडरेशन मेरा कितना है, 3 मशीन का 11 लाख, तो मेरा अभी भी WDV बचा है 6 लाख, और WDV भी बचा है मेरे पास, और एसेट भी बचा है, दोनों बचा है, तो मैं 6 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। पर एक बात आप याद रखिएगा, 6 लाख पे डेप्रिसिएशन मैं पूरे साल का क्लेम करूं या आधे साल का क्लेम करूं, ये डिपेंड करता है। देखो 30 नवंबर को आपने सेकेंड हैंड खरीदा था मशीन, 30 नवंबर को, है ना, तो 30 नवंबर को मशीन खरीदा तो लेस देन 180 डेज यूज़ किया। अब लेस देन 180 डेज किया तो आपको खाली 7.5% मिलेगा, वो भी आपको 6 लाख का 7.5% यानी 45,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। ये था हमारा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर बोलता है कि कैपिटल गेन निकालो। अरे भाई कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, कैपिटल गेन तो कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा कैपिटल गेन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास WDV भी है और उसका एसेट भी है, दोनों है, तो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूँगा तो मेरा कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। देखो द प्रोविजो अंडर सेक्शन 50 फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट कैन बी इन्वोक्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। देखो क्या होता है कि जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए होते हैं, तभी वो कैपिटल गेन कैलकुलेट हो सकता है। पहला, व्हेन वन और सम ऑफ द एसेट इन द ब्लॉक आर सोल्ड फॉर कंसिडरेशन मोर देन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। वैल्यू जितना था ब्लॉक का उससे ज़्यादा अमाउंट में हमने बेच दिया और ब्लॉक में कोई WDV नहीं रही, तब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, व्हेन ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन मोर देन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, यानी हमने सारे एसेट को बेच दिया और सारे एसेट को बेचा, ब्लॉक में एक भी एसेट नहीं बचा और उससे ज़्यादा अमाउंट में बेच दिया तो आएगा। या फिर मैंने उससे कम अमाउंट में बेचा, सारे एसेट को बेच दिए, उससे कम अमाउंट में बेचा, तो ही मेरा जो है वो कैपिटल गेन लगेगा। पर मेरा कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि भाई साहब इसके पास एसेट भी बचा है और WDV भी बचा है, तो यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी। थर्ड क्या बोलता है, अगर सिंघानिया ने
सोल्ड द 3 मशीन्स इन जून 24 फॉर 21 लाख रुपए, इज देयर विल बी डिफरेंस इन द अबव वर्किंग। अगर उसने 21 लाख में बेचा होता 3 मशीन को तो क्या होता, तो बिल्कुल लगता। क्यों लगता, देखो ओपनिंग बैलेंस 850 और ये 850 टोटल 17 लाख था, 17 लाख का WDV था और इसने 21 लाख में बेच दिया। यानी अब मेरे पास WDV नहीं है, एसेट तो है पर WDV नहीं है। दोनों होगा तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, दोनों में से एक भी नहीं होगा तो कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक में एसेट तो है पर उसकी WDV नहीं है, तो WDV खत्म हो गई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4 लाख रुपए का। ये था दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब आते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 करने से पहले दोस्तों एक स्लम्प सेल का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 बन पाएगा। तो आइए पहले देखते हैं स्लम्प सेल में क्या होता है। स्लम्प सेल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे 2 बिजनेस है, मैं राइस का बिजनेस भी करता हूँ, शुगर का बिजनेस भी करता हूँ और मैंने दोनों में से एक यूनिट को बेच दिया। फॉर एग्जांपल मैंने शुगर वाले यूनिट को पूरा बेच दिया, है ना। शुगर वाले यूनिट को अगर मैंने बेच दिया तो क्या होगा, मैंने पूरा स्लम्प सेल कर दिया। मैंने शुगर वाले यूनिट के अंदर के डेटर, क्रेडिटर, मशीन, फर्नीचर सारी चीज़ें बेच दी, पूरा यूनिट ही बेच दिया, पूरा वो वाला पार्टी बंद कर दिया। तो इसको बोलते हैं स्लम्प सेल करना। स्लम्प सेल यानी सब एसेट को मिलाकर एक बार में बेच देना, है ना। तो देखो जब स्लम्प सेल होता है तो हमें यह देखना है कि क्या हमने वो बिजनेस को 36 महीने यानी 3 साल से ज़्यादा चलाया है। अगर 3 साल से ज़्यादा चलाया है ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और 3 साल से कम चलाया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इजी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 23 साल के पहले है तो 20% और 23 साल के बाद है तो 12.5% पे टैक्स लगने वाला है। अब कंप्यूटेशन कैसे करना है कैपिटल गेन ऑन स्लम्प सेल, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी जितना पैसा मिला स्लम्प सेल में, जितना पैसा मिला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर हायर ऑफ FMV1 FMV2। यहाँ पे 2 फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, दोनों फेयर मार्केट वैल्यू में से विच एवर इज हायर रहेगा उसको हम मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 2 FMV का क्या मतलब है, एक फेयर मार्केट वैल्यू जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट है, जो कैपिटल एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू है वो पहला। दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू जो आपको स्लम्प सेल में मिल रहा है। जरूरी नहीं कि आपको स्लम्प सेल में खाली कैश दे, हो सकता है कैश के साथ उसने आपको एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दी, है ना, तो वो मर्सिडीज की वैल्यू भी फेयर मार्केट वैल्यू में आएगी, है ना। तो कैश और काइंड ये दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू और जो आपका एसेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज हायर रहेगा वो हमारा आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है नेटवर्थ। नेटवर्थ निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी करूंगा तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एसेट माइनस लायबिलिटी करना है पर एसेट में कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, एसेट में यहाँ लिखा है इग्नोर रिवैल्यूएशन इफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट तो WDV रहेगा उसके हिसाब से, यानी डेप्रिशिएशन लगाने के बाद जो WDV रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका नील लेना है, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपने 35AD में क्लेम कर रखा है तो उसका भी नील लेना है आपको, और अदर एसेट के केस में आपको बुक वैल्यू लेना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, बहुत ही ईजी इलस्ट्रेशन है। देखो मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेस हैविंग 2 यूनिट्स, इसके पास भी 2 यूनिट थे, यूनिट 1 यूनिट 2। ही ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/24 इज यूनिट 1 बाय वे ऑफ स्लम्प सेल फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख। इसने अपने एक यूनिट को 25 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑफ द यूनिट 1 ऑन 1/4/24 इज 30 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख था। अब हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू है, एक तो 25 लाख जो उसको कैश में मिला है, और दूसरा जो फेयर मार्केट वैल्यू इस एसेट की है वो। तो हमको दोनों में से विचएवर इज हायर आएगा उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। यूनिट 1 वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2005 यानी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया, बहुत बढ़िया। द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द ट्रांसफर वेयर 28,000।
ट्रांसफ़र करने के लिए जो एक्सपेंस लगे वो 28,000 लगे हैं। ठीक है, तो पहले देखो दोस्तों, पहले अगर मैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन निकालूँ, बहुत ईजी है, 25 लाख और 30 लाख विचएवर इज हायर, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो आ जाएगा 30 लाख। हायर ऑफ FMV और FMV ऑफ मॉनिटरी कंसिडरेशन, FMV1 FMV2 विचएवर इज हायर, यानी 25 लाख 30 लाख विचएवर इज हायर, तो मेरा 30 लाख रुपए का आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें से मैं जो एक्सपेंस 28,000 थे उसको माइनस कर दूंगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, तो मेरा आ जाएगा 29,72,000। अब मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो बैलेंस शीट दिया है 31/3/24 का, जिसमें लायबिलिटीज टोटल, एसेट यूनिट 1 यूनिट 2 टोटल, है ना, यूनिट 1 यूनिट 2 के एसेट अलग अलग करके दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। यूनिट 1 में लैंड है 12 लाख का, मशीन है 3 लाख का, डेटर है 1 लाख का, अदर एसेट है 1.5 लाख का, और लायबिलिटी साइड में बैंक लोन में 70% यूनिट 1 का है, 25% यूनिट 1 का क्रेडिटर है, और रीवैल्यूएशन जो है वो लैंड ऑफ यूनिट 1 के लिए किया गया है। रीवैल्यूएशन यानी लैंड की इसने जो है वो बढ़ा दिया प्राइस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अदर इन्फॉर्मेशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइडिंग द अपवर्ड वैल्यू ऑफ द लैंड, ये तो हमको पता है। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द एसेट इज कंसीडर्ड इन द ट्रांसफर डेट, बहुत बढ़िया। अदर एसेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूडिंग पेटेंट्स, अच्छा पेटेंट भी है, ये जो अदर एसेट है ना इसके अंदर पेटेंट दिया हुआ है। 1/7/22 को खरीदा था 50,000 में। देखो एक बात बताओ, पेटेंट यानी इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में 25% डेप्रिसिएशन लगता है, पर इसने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। ऐसा हो सकता है कि नहीं, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद की वैल्यू आपको लेनी है। तो देखो दोस्तों 1/7/22 को, फिर द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिप्रेजेंट्स द रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी मशीन को डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। पर पेटेंट जो है, पेटेंट 50,000 का 1/7/22 को खरीदा, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 25% के हिसाब से। तो देखो कौन से साल का लगना चाहिए, एक तो 22-23 का, एक तो 23-24 का, 2 बार डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 25% के हिसाब से, तब जो WDV आएगी उसको हम कंसिडर करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं पेटेंट का जो है एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ WDV। कैसे कैलकुलेट करूँगा, कॉस्ट एज ऑन 1/7/22 50,000, 25% डेप्रिसिएशन लग गया 22-23 का 12,500, तो मेरा आ गया 37,500। फिर मैंने 37,500 पे वापस से 25% डेप्रिसिएशन लगाया 23-24 का, तो आ गया 9,375। दोनों का माइनस करने के बाद मेरा आ गया 28,125, जो कि 1/4/24 का मेरा बैलेंस है। वही बैलेंस मेरे को कंसिडर करना है। अब पेटेंट का बैलेंस आ गया 28,125। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कैसे निकालते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन यानी नेटवर्थ निकालना है ना, नेटवर्थ को ही तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। तो नेटवर्थ कैसे निकालूंगा, सारे एसेट को प्लस लायबिलिटी को माइनस। अब बताइए लैंड, लैंड में 3 लाख का रिवैल्यूएशन था, तो रिवैल्यूएशन को तो नहीं लेना है, तो रिवैल्यूएशन को हटाकर हमारा लैंड हो जाएगा 9 लाख। टोटल लैंड था 12 लाख का, 3 लाख का रिवैल्यूएशन था, उसको माइनस कर दिए, तो 12 - 3 9 लाख आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी मेरा कितना था, 3 लाख का था, 3 लाख का मशीन ले लिया। डेटर 1 लाख का था, तो 1 लाख ले लिया। मेरा अदर एसेट 1,50,000 का था, अदर एसेट 1,50,000 का था, जिसमें से 50,000 मेरा पेटेंट था, तो मैंने पेटेंट वाला पार्ट अलग कर लिया और बाकी अदर एसेट वाला पार्ट अलग कर लिया। अदर एसेट वाले पार्ट की वैल्यू अब बच गई 1 लाख। तो देखो अदर एसेट वाला पार्ट 1 लाख बचा, और पेटेंट जो मैंने अभी डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट किया 28,125 का बचा। तो मेरा एसेट साइड का टोटल आ गया 14,28,125। अब माइनस करूंगा लायबिलिटी, लायबिलिटी में 2 है, एक तो बैंक लोन जो कि 70% है, बैंक लोन 70% ऑफ 2 लाख 1,40,000, और एक मेरा क्रेडिटर है जो कि 1,50,000 का 25% है 37,500। ये आ गया मेरा टोटल लायबिलिटी। मैंने टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी से मैं माइनस कर दूंगा, तो आएगा मेरा 12,50,625, जो कि आएगा मेरा नेट वर्थ। इसी को मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। तो देखो ये नेटवर्थ आ गया मेरा 12,50,625, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 17,21,375। सर सवाल ये है, इसमें इंडेक्सेशन क्यों नहीं हुआ। देखो दोस्तों, स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में इंडेक्सेशन आपको नहीं दिया गया है। देखो, since the unit is held for more than 36 months, capital gain arising would be long term capital gain. However, indexation benefit is not available in case of slum sale. तो आई होप आपको ये समझ आया हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाला 30 लाख 25 लाख विचएवर इज हायर 30 लाख, माइनस कर दिए सारे एक्सपेंस 28,000, तो मेरा आ गया 29,72,000। फिर मैंने कैलकुलेट किया पेटेंट का वैल्यू 50,000 में 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो मेरा आ गया
28,125। फिर मैंने निकाला कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन यानी कि नेटवर्थ। नेटवर्थ में मैंने सारे एसेट लिए पर रिवैल्यूएशन जो है उसको हटा दिया, और दूसरा पेटेंट का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फिर मेरा आ गया टोटल एसेट माइनस कर दिया मैंने जो यूनिट 1 की लायबिलिटी थी उसको, लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो बचा वो आ गया मेरा नेट वर्थ, और उस नेट वर्थ से मैंने निकाल लिया अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आया 17,21,375। ये था मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक। आई होप आपको समझ आया हो दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ आया हो, अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आए हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए आपके डाउट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे इलस्ट्रेशन 11, 12, 13 भी आपको मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।